लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी म्यूजिक मास्टर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कभी कभी मनुष्य अपनी मनुष्यता त्याग कर पशुत्व की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि उस पर रोष का प्रभुत्व रहता है। रोषावेशित मनुष्य पशु के समान है। जो रोष पर विजय प्राप्त करता है वही मनुष्य है। इस कहानी में एक विवाहित व्यक्ति एक अक्षत युवती पर मोहित होकर उसे अपने में संयुक्त कर लेता है, परंतु रस चूस लेने पर रोषावेशित हो वो क्रूर पशु ही प्रमाणित होता है, और वो नारी अपनी दुर्गति को अपनी सद्गति ही समझकर संतोष करती है। अत्यंत चुटीला व्यंग्य है। नए ही किराएदार मकान में आए हैं। नाम भी बड़ा सुंदर है और सूरत भी लुभावनी है। बात ऐसी करते हैं जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। हर वक्त मुस्कान चेहरे पर खेलती रहती है। क्लीन शेव्ड, सिर पर लंबे लंबे घुंघराले बाल, जुल्फनुमा। हर समय मुंह में पान की गिलौरी और आंखों पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा। इस सारी टीप टाप में उनकी 40 साला उम्र छिपी हुई थी। पेशा था गाना बजाना सिखाना। मतलब ये कि म्यूजिक मास्टर थे। देखकर तबीयत खुश हो गई और हमने जान पहचान पैदा करने में जरा भी देर नहीं की। उसी दिन चाय पर बुलाया, साथ में मिसेज और एक 9 साला बच्चा। मिसेज को देखकर तबीयत और हरी हो गई। समझ लीजिए दावत में 4 चांद लग गए। गोरा चिट्टा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी चेहरा, छड़ी सा बदन, मीठी चितवन, अनार की पंक्ति के समान सुबुक दांत, लिपस्टिक से रंगीन होठ, 18 साला उम्र, हंसनी जैसी चाल। दावत शानदार रही। मास्टर जी ने 1-2 गाने सुनाए। बहुत इसरार के बाद पुरलुत्फ गजल मिसेज ने भी सुनाई। हमारी बशाश तबीयत और रंगीन मिजाजी को देखकर हमारी श्रीमती जी की भौहों में बल पड़ गए। दावत के बाद उन्होंने अच्छी खासी डांट भी पिलाई। कहा, पराई बहू बेटी को इस तरह घूर कर देखते हैं, बुढ़ापे में भी शर्म नहीं आती। अब हम क्या जवाब दें? गोया बुढ़ापे में लोग आंखें ही फोड़ लें। हमने कहना चाहा, तुम कहाँ कहाँ देखती फिरोगी, देखने वाली चीज को देखा ही जाता है। लेकिन श्रीमती जी से रार ठानना हमने ठीक नहीं समझा, और उनकी टेढ़ी नजर से बचने और उस दिलचस्प चीज का ध्यान करने की नीयत से हम अपने कमरे में आकर और एक सिगरेट जलाकर ध्यानावस्थित हो गए। बड़े धूमधाम से संगीत विद्यालय खुला। लड्डू बटे, गाना हुआ। मैंने भी अपने दोनों बच्चों को भर्ती किया। अब तो हर समय तनारारा की मधुर ध्वनियां आने लगीं। ये सब देखकर और जब तब उनकी मिसेस को देखकर हमारी तबीयत खुश रहने लगी। हमारी श्रीमती जी का और उनकी मिसेस का अच्छा खासा बहिनापा हो गया। परंतु हमारी श्रीमती जी खुद तो उनकी मिसेस से खूब हंसती बोलती थीं, लेकिन उनमें हमारी दिलचस्पी जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। हमें तो आंखों का सहारा ही काफी था। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी, 18 साला मिसेस का ये 9 साला बच्चा कहाँ से हो गया, तथा 40 साला मास्टर की 18 साला मिसेस की तो कहाँ बैठती है। श्रीमती जी से तो कुछ कहने का हमें हियाव नहीं पड़ा। हमने उस बालक से दोस्ती गांठ ली। काम आसानी से हो गया। 2-4 लेमन जूस पाकर ही बच्चा हिल गया। उसने बताया, हमारी असली माँ तो दूसरे घर में है, ये तो हमारी नई माँ है। सुनकर बड़ा कौतूहल हुआ और बच्चे की माँ में हमारी दिलचस्पी बढ़ गई। बहुत सी बातों का पता हमने जल्दी ही लगा लिया। पहले एक दूसरी जगह में मास्टर साहब का संगीत विद्यालय था। वहां बालक की ये नई माँ संगीत सीखने आया करती थी। उम्र, शौक, कच्ची समझ और भावुकता ने उस पर जो जादू का छूमंतर किया कि संगीत के साथ साथ प्रेम का पाठ भी मास्टर जी ने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। पाठ के साथ बहुत से हवाई महल, रंगीन सपने, सब्ज बाग और अल्हड़ लड़की फंस गई मास्टर जी के जाल में। उसने चुपचाप उनसे शादी कर ली। मास्टर जी की एक चेले पुरोहित जी ने विवाह करा दिया। मास्टर जी अपना संगीत विद्यालय बंद कर दिल्ली भाग आए। घर की विद्या, घर की खेती, यहां भी जुट गया संगीत विद्यालय, और आने लगे शिष्य धड़ाधड़। शिष्य कम और शिष्याएं अधिक, क्योंकि आजकल लड़कियों का नाचना गाना शादी के लिए दहेज से भी ज्यादा जरूरी समझा जाता है। वाह, क्या ही मजेदार नजारा देखने को मिलता था जब मास्टर साहब उठती हुई कच्ची उम्र की लड़कियों के सामने बैठकर
बइयां मुरक गई, अंगियां मसक गई का ख्याल देश की धुन में हाव भाव बता बता कर गाते गवाते और कला की वृद्धि करते थे। हमने देखा तो मन हुआ कि इन लड़कियों के पिता शरीफों की एक दावत देकर उन्हें मुबारकबादी दे दी जाए। किस नफासत से अबोध लड़कियों के संस्कार सुधारे जा रहे थे, किस सादगी से उन्हें कला का शिकार बनाया जा रहा था। इन सब दृश्यों को देखते देखते और ये आदर्श संगीत सुनते सुनते आंखें दुखने और कान फटने लगे। हमने सोचा मास्टर साहब एक आध महीने में अपना एक और ब्याह न रचा डाले। अब हम बड़ी बारीकी से मास्टर साहब की तालीम और उनकी मिसेज में दिलचस्पी लेने लगे। एक खास वजह दिलचस्पी की ये भी थी कि वे लड़कों की क्लास अलग और लड़कियों की अलग लगाते थे तथा खास खास शिष्याओं को अकेले में सबक सिखाते थे। और जब ये स्पेशल क्लास लगती थी तो वे अपनी मिसेस को ट्यूशन पर बाहर भेज देते थे। दिन बीतते चले गए और मास्टर साहब की संगीत शाला में हमारी दिलचस्पी बढ़ती ही गई। मगर एक बात मैंने देखी, मिसेस का सुंदर सुंदर चेहरा मुरझाया हुआ और आंखों में वेदना की उदासी भरी रहती थी। नई उम्र, नई शादी, अल्हड़ जमाने का दौर, संगीत का चारों ओर बिखरा हुआ वातावरण, हर समय तानपूरा और तबले की ठमक, उस पर इस गहरी उदासी की भला क्या तुक हो सकती थी। ज्यों ज्यों मैं अब इस सुंदर सुरूपा नवयुवती को ध्यान से देखता था, मन में रंगीनी की बजाय एक टीस उठ खड़ी होती थी। धीरे धीरे मेरे मन में उसे देखकर एक बेचैनी पैदा होने लगी और मैं उससे बातचीत करने को उद्विग्न हो उठा। परंतु वो मुझसे बोलती न थी, न मेरी ओर आंख उठाकर देखती ही थी। अपितु जब वो मुझे अपनी ओर देखते हुए देखती तो नजर चुराकर चल देती। हाँ, मेरी श्रीमती जी को एक प्रकार से उसने अपना मुरब्बी बना लिया था। अपना सुख दुख और आवश्यकताएं वो उनसे बिना संकोच कह देती थी। परंतु श्रीमती जी उसके संबंध में मेरी तनिक सी भी दिलचस्पी पसंद नहीं करती थी, ना कभी उसके संबंध में कोई बात कहती सुनती थी। फिर भी बराबर ही में तो उसका दरवाज़ा था। चाहे अनचाहे दिन में 20 बार मैं उसे देख लेता था और ज्यों ज्यों देखता था मन में एक प्रकार की वेदना सी उठ खड़ी होती थी। असल बात यह थी कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा उदास चेहरा न देखा था। एक चीत्कार सुनकर एकाएक मेरी आंख खुल गई। बड़ा ही करुण आर्तनाद था। पत्नी से मैंने कहा, क्या है? पर उन्होंने चुप्पी साध ली। धमाधम की आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई गदेले पर डंडे की चोट कर रहा हो। हर चोट पर आर्तनाद, वही हृदय विदारक आर्तनाद। मुझे आश्चर्य इस बात का था कि ऐसे मामलों में पत्नी उदासीन नहीं होती थी। मैंने उन्हें झकझोर कर कहा, सो रही हो? उन्होंने गुस्सा होकर कहा, क्या है? देखो तो उठकर, पड़ोस में कुछ हो रहा है। ये कैसी आवाज है? तो मैं क्या करूं? ये कहकर वो मुंह फेर कर चुप हो रही। एक भयानक आशंका मूर्त हो उठी। मैंने कहा, शायद वहां मारपीट हो रही है। तो मैं क्या करूं? चुपचाप सो रहो। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, जाकर देखो क्या बात है। मैं वहां नहीं जाती। पत्नी का ये रूखा निर्मम वाक्य सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं जाता हूं। मैं उठ खड़ा हुआ। पत्नी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पराए फटे में पैर डालने की तुम्हें क्या जरूरत है? सो तुम। मैं अभी जवाब भी नहीं दे पाया था कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। मैंने कहा, कौन है? म्यूजिक मास्टर था। उसने सहमी आवाज में कहा, जरा बहन जी को वहां तक जाना होगा। पत्नी ने रूखे स्वर में कहा, क्या बात है? मास्टर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, जरा कष्ट कीजिए, जल्दी चलिए। पत्नी चुपचाप उठकर चली गई और थोड़ी ही देर में लौट आई। आकर बक्स खोला, कुछ रुपए निकाले और तेजी से चली गई। चलते चलते कह गई, दरवाजा बंद कर लो, अभी मुझे वहां देर लगेगी। मेरे जवाब का उन्होंने कोई इंतजार नहीं किया। सुबह जब वो थकित भाव से आई तो मालूम हुआ कि पड़ोस में लड़का हुआ है। ये भी मालूम हुआ कि मास्टर के पास छदाम भी न था। 50 रुपये उन्हें देने पड़े, तब प्रसव का काम पूरा हुआ है। श्रीमती जी काफी खींची हुई थी और थकी हुई भी। इसीलिए अब तक मेरे लिए जो रहस्य बना हुआ था वो सब खोलकर उन्होंने कह दिया। लड़की पूरे दिनों की गर्भवती थी। रात एक प्याला टूट गया। इसी पर उस जालिम ने उसे बुरी तरह पीटा। पीटने से असमय ही बच्चा हो गया। डॉक्टर को बुलाना पड़ा।
उन्होंने ये भी बताया कि मास्टर बड़ी बेरहमी से जब तब उस गरीब को मारता पीटता रहता है, खाने को भी पूरी तौर पर नहीं देता, खुद तो बाजार में खा आता है और वो भूखी प्यासी पड़ी रहती है। जब मैंने पूछा कि तुमने ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो उन्होंने कहा, बड़ी बर्दाश्त करने वाली लड़की है, वो नहीं चाहती कि मास्टर की बदनामी हो। उसने मुझे कसम दे रखी थी। श्रीमती जी बहुत दुखी थीं। मालूम होता था उनकी आंखें भर आई थीं। असहाय लड़की की दुरवस्था पर वो द्रवित तो हो रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे अभी रो पड़ेंगी। मन का उद्वेग रोककर वो मुंह फेर कर सो गई। गुस्से से मेरा शरीर कांपने लगा। मन हुआ अभी जाकर इस मास्टर के बच्चे की खोपड़ी गंजी कर दूं। जानवर कलाकार बनता है। परंतु मेरा इरादा श्रीमती जी ने भांप लिया। उन्होंने कहा, इसी से तो तुमसे मैंने कहा नहीं था, चुपचाप सो रहो, सुबह सुबह शोर मत करो, लड़की की तबीयत अच्छी नहीं है, डॉक्टर अभी वहीं है। लेकिन मैं भला कैसे चुप बैठ सकता था। असहाय लड़की की वही उदास उदास सूरत, सूनी सूनी चितवन और गहरी वेदना की प्रतिमूर्ति सी वो हजारों दर्द की तस्वीर बनकर मेरी आंखों में नाचने लगी। पत्नी के रोकने पर भी मैं शेर की भांति छलांग मारकर उठा और पड़ोस की ओर झपटा। डॉक्टर ने बताया, केस सीरियस है, चोट मर्मस्थल तक पहुंची है। उसने बच्चे को भी जरब पहुंचाई है। चोट? जी हां, वो पैर रपट जाने से गिर गई थी। ये आपसे किसने कहा कि वो गिर गई थी? उसी ने कहा। मैं कुछ सोचता रहा। अंत में मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, उसकी ठीक ठीक देखभाल होनी चाहिए। ये आदमी शायद बहुत लापरवाह है। अजीब आदमी है, इस कदर खराब केस है, मगर खर्च करना नहीं चाहता, दवा तक मंगाने में टाल टूल करता है। कोई बात नहीं डॉक्टर, खर्च मैं दूंगा, आप उसका ठीक ठीक उपचार कीजिए। 1 महीना बीत गया। जच्चा और बच्चा खतरे से बाहर थे। ये देखकर मुझे संतोष हुआ। पर उस आदमी ने ये जानकर भी कि मैंने उसकी ओर कितना खर्च किया और मेरी पत्नी ने कितना श्रम किया, कोई कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं की। मेरा मन उसकी ओर से घृणा से भर गया। उसका संगीत मेरे कानों में चीत्कार सा करने लगा। एक दिन सुना उसने उसे और बच्चे को बहुत मारा है, बच्चे की हड्डी टूट गई है। सुनकर मैं अत्यंत व्यग्र हो उठा। पत्नी ने बहुत रोका, मगर मैंने पुलिस को फोन कर दिया। भला मैं कैसे अपनी आंखों के सामने मर्डर होने दे सकता था। किंतु पुलिस के सामने उस औरत ने बयान दिया। मैं बच्चे को लेकर गिर पड़ी। पुलिस को देखकर वो आदमी भाग गया था। पुलिस के जाने पर मैंने उससे बात की तो उसने रोते हुए कहा, बाबूजी, आप क्यों नाहक हमारे झमेले में पड़ते हैं? मैंने आप ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। अब ना तो मैं अपने माता पिता को मुंह दिखा सकती हूं, न किसी रिश्तेदार के पास ही जा सकती हूं। जैसा बनेगा अपनी गलती का नतीजा भोगूंगी। वो जार जार रोने लगी, रोती रही। मैंने कहा, तुम दूसरी शादी कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने एक ठंडी सांस भरी और कहा, मेरे सब सपने खत्म हो गए। जब मैं अपने माँ बाप की मदद नहीं चाहती तो आपकी मदद कैसे ले सकती हूं? ईश्वर के लिए आप मेरी गैरत का पर्दाफाश न कीजिए, ये मेरी आपसे आरजू है। बस आप चले जाइए। मैं बड़ी देर तक इस बात पर विचार करता रहा कि आधुनिक सभ्यता ने जो औरतों को आजादी दी है, उससे उनका कितना नुकसान हुआ है और कितना फायदा। एक जरा सी गलती करने पर भी औरतों का कहीं ठौर ठिकाना नहीं रहता, उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी म्यूजिक मास्टर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।